नमस्कार। महापुरुषों का कहना है कि कविता हमें बेहतर इंसान बनने में सहायता करती है। इसलिए ये जरूरी लगता है कि कविता सब तक पहुंचे, सब कविता को जानें और समझें। विशेष रूप से हमारी युवा होती पीढ़ी अर्थात किशोर बच्चे कविता से निकटता बनाएं तो एक बेहतर समाज के निर्माण में उनकी भूमिका सार्थक हो सकती है। किंतु ऐसा तभी संभव है जब हम ये जान लें कि कविता है क्या। कविता का एक छोर जहां कल्पना को आकाश की ऊंचाइयों तक ले जाने की क्षमता रखता है, वहीं जीवन का यथार्थ कविता को धरातल पर लाकर खड़ा कर देता है। यही अंतर्विरोध ही कविता का जनक है। कविता का भाव जगत छात्रों के लिए हमेशा से जिज्ञासा का कारण बनता रहा है। इस श्रृंखला के कार्यक्रमों में उनकी इन्हीं जिज्ञासाओं का उत्तर खोजने का प्रयास किया गया है। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं रीत काल के प्रसिद्ध कवि महाकवि देव और उनकी 3 कविताएं हंसी की चोट, सपना और दरबार। ये 3 कविताएं एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 1 में संकलित हैं। इन कविताओं के अनछुए पहलुओं को समझने समझाने बातचीत करने के लिए आए हैं प्रोफेसर अजय तिवारी और उनके साथ बातचीत कर रहे हैं प्रोफेसर लालचंद। आइए देखते हैं ये साक्षात्कार। नमस्कार मित्रों, पहले परिचय। मैं प्रोफेसर लालचंद भाषा शिक्षा विभाग एनसीईआरटी में कार्यरत हूँ। आज हम कविता पर कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। महाकवि देव और उनकी कविता। आज हमारे बीच स्टूडियो में उपस्थित हैं प्रोफेसर अजय तिवारी। प्रोफेसर अजय तिवारी दिल्ली विश्वविद्यालय से अवकाश प्राप्त हैं। भाषा साहित्य की दुनिया में एक विशिष्ट नाम है। आज हमारे बीच उपस्थित हैं। हमारा सौभाग्य है हम देव और उनकी कविता पर चर्चा करेंगे। चर्चा से पहले हम चाहते हैं कि कविता का पाठ हो जाए। आइए सुनते हैं देव की कविता का पाठ। अवश्य। कविता का शीर्षक है हंसी की चोट। सांसन ही सो समीर गयो अरु, आंसू नहीं सब नीर गयो ढरी। तेज गयो गुणलय अपनो, और भूमि गई तनु की तनुता करी। देव जिय मिलबे ही की आस की, आसहु पास आकाश रह्यो भरी। जा दिन तय मुख फेरी हरें हंसी, हेरी हियो जुलियो हरिजू हरि। दूसरी कविता का शीर्षक है सपना। सपना कवित्व के रूप में लिखा गया है। झहरी झहरी झीनी बूंद है परति मानो, घहरी घहरी घटा घेरी है गगन में। आनी कहो शाम मौसों, चलो झूली बेकवाज। फूली न समानी भई, ऐसो हो मगन में। चाहत उठ्योई उठ गई सो निगोड़ी नींद। सोए गए भाग मेरे जानिवा जगन में। आँख खोल देखो हूँ तो न घन है न घन श्याम। वे छाई बूंदें मेरे आंसू हैं दृगन में। वे छाई बूंदें मेरे आंसू हैं दृगन में। तीसरी कविता है दरबार। दरबार सवैया छंद में लिखी गई कविता है। साहिब अंध मुसाहिब मूक, सभा बहिरी रंग रीझ को माच्यो। भूल्यो तहाँ
भटक्यो घट अवघट बूढ़ी बेको काहू कर्म न बाँच्यो भेष न सूझ्यो कह्यो समझ्यो न बतायो सुन्यो न कहा रुचि राच्यो देव तहाँ निबरे नटकी बिगरी मति को सगरी निसी नाचो। देव तहाँ निबरे नटकी बिगरी मति को सगरी निसी नाचो। बहुत अच्छा लालचंद जी, आपने कविता का पाठ बहुत अच्छे ढंग से किया और कवित्व और सवैया जैसे छंदों का जो प्रवाह है उसे आपने सार्थक ढंग से विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत किया। धन्यवाद प्रोफेसर तिवारी। कवि और कविता पर चर्चा करने से पहले हम चाहते हैं कि कवि परिचय दे दिया जाए और संक्षेप में कवि परिचय अगर आप बता देंगे तो विद्यार्थियों को कविता समझने में मदद मिलेगी। देव के बारे में आप जानते हैं कि उनका मूल नाम देवदत्त द्विवेदी था जी। लेकिन कवि अपने नाम को हटा के एक कवि नाम रखा करते थे और ये बड़े पुराने समय से प्रचलन है, तो उन्होंने अपने नाम के प्रारंभिक अंश को ही अपना कवि नाम बना लिया देव। वो इटावा के रहने वाले थे। इटावा उत्तर प्रदेश का वो हिस्सा है जो पश्चिम और पूर्वी उत्तर प्रदेश का मिलन बिंदु है, इसलिए ब्रज और अवधी संस्कृतियों का या बोलियों का मिश्रण वहाँ दिखाई देता है। सबसे पहले वो औरंगजेब के पुत्र आलम शाह के दरबार में थे और बड़ी दिलचस्प बात है, लोग समझते हैं कि औरंगजेब के दरबार में कविता विविता का बड़ा महत्व नहीं था, तो औरंगजेब खुद कविता लिखता था, आलम शाह भी कविता लिखता था और इनकी कविताएं मौजूद हैं संग्रहों में। तो आलम शाह के दरबार में कुछ दिन रहे, लेकिन देव के साथ विचित्र बात यह थी कि वो कभी जीवन में एक दरबार में रह नहीं पाए। थोड़े थोड़े दिनों के लिए वो बहुत से दरबारों में रहे और बहुत दूर दूर के दरबारों में रहे। अंतिम समय में थोड़े दिन के लिए भोगी लाल, एक बहुत छोटा सा राजा था, सामंत था, उसके दरबार में थे। और ये जो अनेक आश्रयदाता थे, अनेक क्षेत्रों में फैले हुए इसके आश्रयदाता थे। आश्रयदाता यानी जिनके दरबार में आश्रित होकर ये रहते थे। तो वो उस कारण से इन्हें बहुत से देश के बहुत से इलाकों का अनुभव था, उस अनुभव का लाभ मिला। बहुत से कवि जो रीति यानी परिपाटी जो लीक बन जाती है, उस लीक में बंध के लिखते थे। तो लीक में तो बंध के ये भी लिखते थे, लेकिन जो इनके अनुभव का विस्तार था उसके कारण ये लीक को तोड़ते भी रहते थे बराबर। और इनका एक बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है जगत विलास, उसमें बहुत जगहों के नायक नायिकाओं का और वहाँ के जीवन का वर्णन आया है और नायक नायिका के अलावा जीवन के कई प्रसंगों का वर्णन इनकी कविता में आता है, जो इन्हें रीतिकाल के रीति कवियों में विशेष बनाता है। सबसे मजेदार बात यह है कि आपने जो कविताएं पढ़ी उसमें तीसरी कविता दरबार पर थी। दरबार में ही रहते थे, लेकिन आप देखें साहिब मूक मुसाहिब अंध, तो सभा बहिरी, तो दरबारी तो थे लेकिन दरबार का जो वातावरण था उससे क्षुब्ध भी रहते थे, उसकी आलोचना भी करते थे। वहाँ की कृत्रिमता का, वहाँ के बनावटीपन का इनके मन से मेल नहीं बैठता था, इसलिए ये अक्सर बड़े स्वाभिमान के ढंग से पेश आते थे। इसीलिए बार बार इनको एक दरबार से निकल के दूसरे दरबार जाना पड़ता था, क्योंकि कोई आश्रयदाता पसंद नहीं करता कि उसका आश्रित उनके बारे में कुछ आलोचनापूर्ण बातें कहे। इसलिए आप देखेंगे कि चाटुकारिता और आडंबर जो दरबारी संस्कृति का अंग है वो देव की कविता में नहीं मिलता। इसीलिए देव को आपने जो महाकवि कहा वो बिल्कुल उचित कहा। ये महाकवि इन्हीं कारणों से बनते हैं, इन्हीं कारणों से रीतिकाल के महत्वपूर्ण कवि बनते हैं। आपने जो कविताएं पढ़ी उन्हीं में आप देखिए तो प्रेम और सौंदर्य का वर्णन तो है, लेकिन उसके साथ प्रेम के जो दो छंद हैं दोनों वियोग के छंद हैं। और जो मिलने वाला प्रेम है उस प्रेम में तो अश्लीलता अक्सर आ जाती है, लेकिन वियोग संयोग का जो संयोग श्रृंगार कहते हैं, लेकिन जो वियोग श्रृंगार होता है उसमें मनुष्य का दुख आता है। और दरबार में रहने वाला कवि उस वातावरण में मनुष्य के दुख को अनुभव, कविता का अनुभव बनाए, तो इससे भी कवि का स्वभाव, कवि की प्रवृत्ति का पता चलता है। दूसरी चीज ये भी देखने की बात है कि जब आप
जीवन को इस नज़रिए से देखते हैं तो आपका जो सौंदर्य का वर्णन है, श्रृंगार का वर्णन है, उसमें छिछलापन नहीं आता, वो एक उदात्त रूप अपनाता है, वो कुछ उत्कर्ष ऊंचाई प्राप्त करता है। देव इस दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण हैं। देव के बारे में छोटी छोटी 2 बातों का उल्लेख करना और भी आवश्यक है। आप जानते हैं सामंती समाज जाति बिरादरी वर्ण व्यवस्था का समाज होता है और अपनी कविताओं में देव वर्ण व्यवस्था की आलोचना तक करते हैं। सूद अपावन पावन पाड़े, जहां शूद्रों को अपावन समझा जाता हो, पंडित अपने को पवित्र समझते हो, ऐसा समाज किस काम का। ऐसी प्रखर आलोचना किसी दूसरे रीति कवि ने नहीं की है जैसी देव ने की है। तो इसलिए देव की प्रतिभा को रीति की परिपाटी से नुकसान तो पहुंचता था, लेकिन उनकी प्रतिभा उस परिपाटी को तोड़ के जीवन के बहुत से पक्षों को कविता में लाने का प्रयास भी करती थी। ये उनका एक कवि के रूप में आत्मसंघर्ष भी है, जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। दूसरी चीज जिसका उल्लेख करना जरूरी है, आपने 2 तरह के छंद पढ़े, कवित्त और सवैया। आप एक बात जानते हैं कि ये दोनों छंद हिंदी के अपने छंद हैं। जैसे दोहा छंद तो प्राकृत से अपभ्रंश होते हुए हिंदी में आया था, इसलिए अपभ्रंश को या प्राकृत को दूहा विद्या कहते हैं। लेकिन और आख्यान परंपरा से, लोक संस्कृति से दोहा चौपाई का छंद आया था, जो जायसी के यहाँ और तुलसी के यहाँ है। लेकिन हिंदी साहित्य और गांव की जनता जिस छंद का सबसे अधिक प्रयोग कर, दोहा चौपाई में चौपाई भी कवित्त से ही बना है। क्या बात। उसी तरह ये कवित्त और सवैया ये हिंदी के अपने छंद हैं। तो देव हिंदी के मिजाज के कवि हैं, हमें ये नहीं भूलना चाहिए। बाकी दरबारी सीमाओं का अतिक्रमण करते हैं बार बार, तो आप देखेंगे देव के यहाँ अलंकारों की ठूस ठास नहीं है। अधिकतर वो बड़े साधारण अलंकारों से काम चलाते हैं, जो इनमें भी आए हैं। उनकी संवेदना अनुप्रास लोक के निकट है, लोक की तरफ झुकती है, निकट बहुत नहीं पहुंचती, लेकिन लोक की तरफ झुकती है। तो आप देखेंगे यमक है, अनुप्रास है, विरोधाभास है, इस तरह के बड़े साधारण प्रचलित अलंकारों से वो काम चलाते हैं। बहुत चमत्कार पैदा करने वाले अलंकार नहीं लाते, क्योंकि आडंबर चमत्कार इनसे, इस संस्कृति से ही उन्हें कहीं भीतर से थोड़ा सा अरुचि है। जी, क्या बात है, क्या बात है। प्रोफेसर तिवारी जी, आपने तो महाकवि देव के बारे में जो जानकारी दी है वो विद्यार्थियों की समझ को पुख्ता करेगी, क्योंकि बिना देव को समझे, देव की रचना प्रवृत्तियों को समझे, देव की विशेषताओं को समझे, उनकी कविता को समझा नहीं जा सकता। जिस सरलता से आपने बताया है कि दरबार में रहते हुए, आश्रयदाता के यहाँ रहते हुए अपने व्यक्तित्व और मिजाज के हिसाब से रचना करना, ये चुनौतीपूर्ण काम है। यहाँ ये जोड़ा जा सकता है कि इस तरह के कवि अकेले देव नहीं है जी। देव से थोड़े समय बाद जी, जिन्हें हम उर्दू का कवि कहते हैं, हालांकि वो अपने को हिंदी का या रेख्ता का कवि कहते हैं, मिर्जा गालिब, क्या बात, वो दरबार में रहते थे जी। और दरबार की सीमाओं का अतिक्रमण करते हुए मिर्जा गालिब ने मनुष्य के जीवन की यातना का और आधुनिक विवेक का जैसा चित्रण किया है वो असाधारण क्या है। बात। इसी तरह विश्व के एक बड़े कवि हैं बाल्जाक जी। बाल्जाक अभिजात वर्ग का अंग थे, अभिजात वर्ग के उसी तरह दरबार का हिस्सा थे जैसे देव थे जी। और उन्होंने सबसे अधिक व्यंग्य अभिजात वर्ग पर ही किए हैं। क्या बात है। तो संसार में बहुत से बड़े कवि हुए हैं जो दरबार में रहते हुए दरबार की सीमाओं का अतिक्रमण करते हैं और सबसे प्रखर व्यंग्य उस दरबार के वातावरण पर ही करते हैं, जैसे इनकी तीसरी दरबार कविता में दिखाई देता है। निश्चित रूप से चूंकि जिस परिवेश में, जिस समाज में, जिस वातावरण में वो रहते हैं, भोगते हैं, उसको समझते हैं, उनके अनुभव का हिस्सा वह बन जाता है। इसीलिए उनकी रचना धर्मिता में, रचना में, कृतित्व में वह प्रतिबिंबित होता है। और निश्चित रूप से उसका विरोध और निषेध भी आता है। नहीं, बहुत अच्छी बात है। पर तिवारी जी, हम चाहते हैं कि कविता को समझने के लिए जो तीनों कविताओं की 3 विशेष तरह की कविताएं हैं तीनों, पर कविता को समझने के लिए हम चाहते हैं कि कविता संबंधी कुछ मूल बिंदुओं पर बातचीत कर लें। अवश्य। जैसा कि पहली कविता है हंसी की चोट। अब हंसी की चोट कविता का शीर्षक है, पर हंसी की चोट में चोट का क्या आशय है, चोट का क्या अभिप्राय है, कवि के
बिल्कुल आपने माध्यम से। सही प्रश्न किया है, क्योंकि हंसी तो सुख देने वाला विषय है जी लेकिन यहाँ हंसी चोट करने वाला विषय बन गई है। जी तो एक ऊपर से विरोधाभास दिखाई पड़ता है, जी लेकिन इस विरोधाभास में जो भाव की प्रक्रिया है उसे आप देखें जी। तो ये कविता जिस प्रतीक से चली है जी। वो प्रतीक कृष्ण और उनकी प्रेमिका या गोपिका का या राधा का जी जो भी जी। है उनके प्रेम का जी। प्रतीक है। जी तो वो हंसते हैं तो अपनी प्रेयसी का मन ले लेते हैं, क्या बात है। छीन लेते हैं। जी अब वो मन तो ले गए, जी उसके बाद उसकी क्या हालत है, वो तो लेके चले गए। जब लेके चले गए तो सामने है नहीं, तो उसको अपना पूरा जीवन अजीब लगता है। और आप देखें कि इस कविता की विशेषता, हंसी का चोट तो एक व्यंजना है, उस विरोधाभास का संकेत करने वाली व्यंजना है, लेकिन उस विरोधाभास को सजीव करने के लिए अनुभव, दूसरा उसको अनुभव करे ऐसा रूप देने के लिए यहाँ सृष्टि के 5 तत्वों का उपयोग किया गया है। क्या बात है। आप जानते हैं कि कवियों ने भी इस बात को कहा है कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व यह रचित शरीरा। तो 5 तत्व हैं जिनसे शरीर की रचना हुई है। जी हाँ। अब मन चला गया तो शरीर की क्या हालत रह गई? क्या बात है। हालत ये रह गई कि वो 5 तत्व मानो साथ छोड़ गए। जो सांस है वो हवा से चलती है, हवा चली गई। क्या बात है। तो अब सांस नहीं आ रही है, दम घुट रहा है, क्योंकि प्रेम के बिना, कृष्ण के बिना उसका ये हाल है। जी आंसू है, आंसू में जल तत्व है, तो आंसू का जल भी सब ढर गया है, यानी बह गया है, निकल गया है। इतना रोई है कृष्ण के वियोग में कि अब आंसू भी सूख गए हैं। जी जी। तो सांसें नहीं आ रही हैं, आंख सूख गई है, मतलब वियोग की अतिशयता है। ठीक है, ये अतिशयोक्ति अलंकार है, लेकिन अतिशयोक्ति के बावजूद विरह की पराकाष्ठा तो दिखाई पड़ती है। जी हाँ। तीसरी तरफ तेज गयो गुण लय अपनो, तेज जो अग्नि तत्व है, तो मनुष्य की जो सक्रियता है, जो ऊर्जा है, वो तेज से ही होती है। तो वो तेज भी चला गया, अग्नि का तत्व भी चला गया। अब जीवन ही निस्सार लग रहा है, जीवन ही लगता है कि समाप्त हो रहा है। और भूमि एक तत्व है, पृथ्वी, तो वो पृथ्वी तत्व, पृथ्वी का गुण है आकार, जिसको हम व्यास कहते हैं, आयतन कहते हैं, मास कहते हैं अंग्रेजी में, तो वो आकार है। तो शरीर एक आकार धारण करता है, ये जो आकार है ये पृथ्वी तत्व है। तो पृथ्वी तत्व भी चला गया, शरीर इतना प्रतनु हो गया, इतना क्षीण हो गया है कि अब शरीर दिखाई ही नहीं पड़ रहा है, आकार प्रकार ही नहीं रहा, आकार प्रकार ही समाप्त हो चला है। तो इस तरह लगातार वियोग में घुलती हुई नायिका का अतिरंजित वर्णन है, लेकिन वियोग में घुलती हुई नायिका है। और ये सारे तत्व किस तरह चले गए, जो एक तत्व बचा आकाश, उसके लिए अगली पंक्ति में कहते हैं कि आसहु पास आकाश रहो भारी। जो आकाश तो शून्य होता है, तो जब ये सारे तत्व चले गए तो आसपास उसके बचा क्या? शून्य। और इस तरह देव कहते हैं कि मिलने की आशा ही नहीं रही, तो अब केवल शून्य, यानी आशा शून्य होती जा रही है मिलने की। अब कोई उम्मीद नहीं रही मिलने की, इतना वियोग सता रहा है कि वो वियोग अखरते अखरते लगता है मुलाकात ही नहीं होगी। और अंत में वो कहते हैं कि जा दिन तय मुख फेरी हरे हंसी, तुमने जिस दिन हंस के मेरा दिल ले लिया और मुख फेर लिया, उसके बाद हेर हियो जुलियो हरिजू हरि, हरि ने जो दिल माने हृदय का हरण कर लिया, तो तब से मैं अपना हृदय देख रही हूँ, वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। मैं अपने हृदय को खोज रही हूँ। हेरना मतलब देखना और खोजना दोनों होता है। जी हाँ। तो वो हेर रही है, खोज रही है, उसको अपना ही दिल नहीं मिल रहा है। और इस तरह नायिका बड़े नाटकीय अंदाज में अपने विरह से अपने प्रियतम को परिचित कराने की कोशिश कर रही है। और आप इस तरह देखते हैं कि इसमें, और अंत में ये जो हरिजू हरि, हरि का 2 बार प्रयोग हुआ है, ये यमक अलंकार है। तो इसमें मुख्य रूप से ये 2-3 अलंकार हैं, और बाकी सभी छंद है। पूरी कविता मन पर आधारित है। अगर मन नहीं है तो साथ तो फिर कुछ नहीं। इसलिए जिस हंसी ने मन को ले लिया था और उसके बाद ये दुर्दशा हो गई, तो वो हंसी सुख कहाँ दे रही है? वो तो चोट करके चली गई, वो दुख दे रही है। क्या बात है, ये व्यंजना है। क्या बात है। सूरदास के यहाँ आया है कहीं
कि उधव मन न भये 10-20। हाँ, लेकिन उसमें एक हुए तो गयो श्याम संग कोई राज, मन का मामला है। बिल्कुल, जहाँ लेकिन मन नहीं है वहां आप देखेंगे जी। कि एक मन श्याम के साथ चला गया। जी। अब वो चिंतित है कि अगर और मन होते तो हम उनको भी श्याम के साथ भेज जी, देते। जी, जी। वहां प्रेम की व्यंजना दूसरे रूप में जी है। हाँ, यहाँ एक मन था, वो चला गया, अब इसके बाद मेरी हालत खराब हो गई है, इसका वर्णन किया जा रहा जी है। हाँ, जी हाँ। दरबारी वातावरण में वो सूरदास वाली व्यंजना नहीं पसंद की जाती, क्योंकि उसमें चमत्कार नहीं है। नहीं, इसमें अतिशयोक्ति के साथ एक चमत्कार भी है ना। चमत्कार। तो दरबारी वातावरण में इस तरह की कविता पसंद की रची जाएगी। जाती। जी हाँ, दोनों जी हाँ, में नहीं। भाव समान होते हुए भी जी, जी। अंतर इस बात का है। बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। दूसरी कविता जो सपना है, इसमें एक जगह कहीं आया है कि नींद से जागने पर भाग्य का सो जाना, कब क्यों कहता है? हाँ, चाहत उठोई उठ गई, सो निगोड़ी नींद, सोई गए भाग मेरे, हाँ, जानी वा जगन में। हाँ, यानी तो भाग्य बने। हाँ, भाग सो। अजीबो हाँ, गरीब बिल्कुल स्थिति सही। है कि नींद से जागने पर भाग्य ही सो जाता है। सही बात है, क्या कहना यही चाहते तो हैं? विडंबना है। जी, लेकिन ये विडंबना भी आप गौर करें कि सामाजिक विडंबना नहीं है, जी, प्रेम की, विरह की विडंबना है। क्या बात है। प्रियतम से दूर है तो प्रियतम का स्वप्न देख रही है। हम्म। अब स्वप्न देख रही है और स्वप्न में प्रियतम उसको बुलाते हैं। क्या कहते हैं कि जब वो कहती है चलो झूलिबे को आज, जब प्रियतम आते हैं और कहते हैं झूलने चलो मेरे साथ, तो वो मन में फूली नहीं समाती और उस खुशी में उसकी नींद टूट जाती है। जब नींद टूट जाती है तो देखती है कि वो प्रियतम पास में नहीं है। तो जब प्रियतम पास में नहीं है तो भाग तो रूठ गए। क्या बात है। तो स्वप्न में जो भाग्य जाग रहे थे, जागरण में वो भाग्य सो गया है। इस तरह एक विरोधाभास की सृष्टि की गई है और विरह को व्यंजित करने का ये एक कलात्मक तरीका है। क्या बात। और देव ने इस तरीके का उपयोग किया है। इस कविता के बारे में यहाँ छोटी छोटी 2-3 बातों का संकेत और करना उचित होगा, बाकी तो अर्थ स्पष्ट है। जी, झारी झारी झीनी बूंदे हैं, वाह, यहाँ झ की आवृत्ति है, अनुप्रास अलंकार है। जी। घारी घारी घटा घेरी है, घा का की आवृत्ति है, ये अनुप्रास अलंकार है। जी। और जहां मैंने आपसे कहा कि नींद खुलने से भाग सो गए, जागने से भाग सो गए, तो ये विरोधाभास अलंकार है। तो इस तरह अलंकारों का, हल्के हल्के अलंकारों का प्रयोग किया गया है। सबसे एक इसमें एक बड़ा 2 प्रयोग बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक जी। कि फूली न समानी भई ऐसी हो मगन में, जब प्रिय कहता है आओ तुम्हारे साथ झूला झूलें, आहा, तो प्रिय की निकटता का भाव सपने में भी इतना आनंद देता है कि वो फूली नहीं समाती, मगन होकर घूमने लगती है। क्या बात है। लेकिन ये सुख की अतिशयता है, जी, ये तुरंत नींद को तोड़ देती है। क्या बात है। तो देखने की बात यह है कि वास्तव में अभाव जितना तीव्र है, स्वप्न में सुख भी उतना तीव्र है। क्या बात है। ये दोनों की तीव्रता, अद्भुत है, अद्भुत है। ये एक प्रयोग तो इसमें जो सुख जो है सपने में है। नहीं, सुख सपने में है, हाँ। लेकिन सपने में भी सुख उतना तीव्र है, वियोग का दुख जितना जीवन में तीव्र है। क्या बात है ना। तो दुख की तीव्रता के अनुपात में सुख की तीव्रता का स्वप्न है। क्या बात है। तो स्वप्न हमेशा जीवन के अभाव के अनुपात में होता है। जी, ये मनोवैज्ञानिक सत्य है जी। जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। क्या बात। तो ये इस कविता का एक बड़ा मार्मिक अंश है। और दूसरा मार्मिक अंश है, वेई छाई बूंदे मेरी आंसू है धृगन में। जो घटाएं अभी ऊपर बादल बन के छाई हुई थी, जी, वो घटाएं अब मेरे आंख में आंसू बनकर छाई हुई। क्या बात है। और इस तरह जो घटाएं थी वो आंख में आंसू बन जाती हैं। आंख मानो आसमान बन जाती है वाह, और घटाएं आंसू बन जाती हैं। क्या बात। ये जो रूपांतरण है, ये असाधारण कलात्मक प्रयोग है। क्या तो इस बात। कविता के ये 2 अंश बड़े मार्मिक और कलात्मक हैं। क्या बात। इसलिए देव को हम कभी भी दरबारी कवियों की सीमित भाव भंगिमा और सीमित कला परिपाटी के दायरे में नहीं देख सकते। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल उससे दूर जाते हैं, उससे व्यापक। प्रोफेसर तिवारी जी, बहुत ही अच्छी तरह से आपने कविता को समझा दिया। पर आखिरी कविता का एक आखिरी बिंदु मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। दरबार कविता में रहते हुए कवि ने दरबार को किस दृष्टि से देखा था?
इसकी कुछ चर्चा हम लोगों ने शुरू में लालचंद जी की थी जी। और यहाँ आप देखें, मैं सिर्फ एक अंश पढ़ूंगा आपके सामने, बाकी स्पष्ट हो जाएगा। साहिब अंध मुसाहिब मूक सभा बहिरी। क्या बात, आप देखें, साहब अंधा है, क्या बात है। उसके जो दरबार माने जो मंत्री वगैरह हैं वो गूंगे हैं गूंगे, और बहरे। बाकी सभा बहरी है। बहरी। तो ये दरबार का वातावरण चित्रित किया गया क्या है। बात है। आप देखें कि जो सामंती परिवेश है, सामंत वर्ग और उसका आश्रित वर्ग है, उसकी कितनी कड़ी आलोचना है। बहुत ही सहज तरीके से कड़ी। और वो ये जो बात है, ये किसी भी समय के जी। आत्ममुग्ध सत्ताधारी वर्ग के लिए, शासक समुदाय के लिए सटीक लागू होने वाली आलोचना है। और अच्छी कविता इसी तरह अपने समय की अगर आलोचना करती है तो उसकी किस प्रवृत्ति को पहचानती है, इस पर निर्भर है कि वो भविष्य में कितनी दूर तक अपनी प्रासंगिकता, अपना अर्थ बनाए रहेगी। क्या बात है। देव इस अर्थ में महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बाद बाकी इसमें जो कवि है वो इस वातावरण को देख के चकित है, भ्रमित है, वो एक भूले हुए नट की तरह यहां वहां कर रहा है। बाकी तो उसका वर्णन है, लेकिन इस कविता का प्राण शुरू के इस कथन में है, जो सामंत वर्ग की, उसकी संस्कृति की बहुत सख्त आलोचना है और बड़ी सही आलोचना है। जी, बहुत ही सुंदर। प्रोफेसर तिवारी जी ने जिस तरह से आपने महाकवि देव और उनकी कविताओं के बारे में आपने बात रखी, जिस तरह से उनकी कविताओं की व्याख्या की, उनकी कविताओं को खोला, विद्यार्थियों के लिए उनकी इस कविता की समझ को विकसित करने के लिए, देव को समझने के लिए, मुझे लगता है इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। आप आए, स्टूडियो में आए, हम आपके प्रति आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद लालचंद जी। नमस्कार। नमस्कार। साथियों, अभी आपने महाकवि देव और उनकी कविताओं को सुना और इन कविताओं को और उनकी परिचर्चाओं को सुनने के बाद निश्चय ही आपका ज्ञानवर्धन हुआ होगा और इन कविताओं को समझने में मदद मिली होगी, समझ का विस्तार हुआ होगा और हो सकता है कुछ आपके मन में प्रश्न खड़े हों, कुछ जिज्ञासाएं पैदा हुई हों। आप उन प्रश्नों, उन जिज्ञासाओं को अपने साथियों, अपने अध्यापकों के साथ बातचीत करें, समझें, समझने का प्रयास करें और हमें भी पत्र लिखें। हमारा पता है संयुक्त निदेशक CIET, चाचा नेहरू भवन, NCERT, श्री अरविंदो मार्ग, नई दिल्ली 110016। साथियों, अब हमारा यह कार्यक्रम यहाँ संपन्न होता है।